हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वक्त कम है आपके पास, इसलिए ज़्यादा के चक्कर में ना पढ़ें, केवल सिलेक्टेड ही पढ़ें, ठीक है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो धीरे धीरे से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 121। अच्छा, आधे बच्चों का कहना होता है कि सर 121 से क्यों शुरू करते हो, 120 तक के क्वेश्चन कहाँ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल में जब आपको पेपर मिलेगा तो वहाँ से जो पर्यावरण का सेक्शन होगा भाग 5, वो 121 से ही शुरू होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 121 से ही पर्यावरण का सेक्शन यानी कि भाग 5 शुरू होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में डैश के रूप में संचित रहता है। कहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सरल शर्करा के रूप में या हरे वर्णक के रूप में, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पौधों की पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें जो भोजन होता है किसके रूप में संचलित होता है, आपका ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है, ठीक है। पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं, ये तो पता ही है आपको। ये क्रिया सिर्फ दिन के समय होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य रात में तो निकलता नहीं है, दिन में निकलता है, इसलिए सूर्य की किरणों की उपस्थिति में ही होती है। पौधे जिसको इस्तेमाल रात में भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन जो संश्लेषण की क्रिया होती है वो सुबह में ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है। कहता है ओजोन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र जिसे हम जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण जो गैस होती है ना, जीवाश्म ईंधन के जलने के पश्चात वायुमंडल में क्या होती है, जो सल्फर होती है आपकी, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उत्सर्जन करती है तेजी से। तो यही हमारा कारण बन जाती है, किसका कारण बन जाती है, आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि इको मार्क क्या है, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए कि इको मार्क क्या होता है। देखो, जो उत्पादक होते हैं ना, आपने देखे होंगे, उत्पादों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए ही पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा अनुकूलन उत्पाद का लेबल इको मार्क लगाने का निर्देश जारी किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये याद कर लीजिए। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991, 1991 में की गई थी, ठीक है। इस चिन्ह को मिट्टी के बर्तन घड़े के रूप में चित्रित किया गया है, आपने देखा होगा। विकसित देशों में भी इको मार्क प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। उत्पाद में आप जब देखोगे तभी वहाँ पर नज़र आएगा आपको, ठीक है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। कहता है प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना। तो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। कहता है कि यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है और वे आलसी हो गया, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती है, तो कहता है कि उसे क्या हो गया। कहता है बेरी रोग के लक्षण हैं, ये टीबी होने के लक्षण हैं, कुपोषण के लक्षण हैं, या लक्षण है कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यदि किसी बालक का बेटा शारीरिक विकास रुक गया है और वे आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, तो जुकाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा भी नहीं आती है, तो उसे बेटा कुपोषण हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? ये कुपोषण का लक्षण है, यानी कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों के अभाव में बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, क्योंकि बालक कुपोषण से पीड़ित होता जा रहा है। तो उसे हमें क्या देना है भैया, यानी कि उसे मिल क्या क्या नहीं रहा है और क्या क्या मिलना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन न मिलने के कारण बालक कुपोषित होता जा रहा है, यानी कि प्रोटीन का सेवन बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे बालक आलसी व निर्बल होते जाते हैं और वे पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण उन्हें गहरी निद्रा भी नहीं आती है, ठीक है। तो उसे क्या हो गया? कुपोषण हो गया, ठीक है। तो उसे कौन सा भोजन देना चाहिए? प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। कहता है कि ग्रीन हाउस गैस मेथेन। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि ग्रीन हाउस गैस मेथेन होती है, ठीक है। जो मेथेन होती है आपकी कैसी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो उसमें मैंने ग्रीन हाउस गैस की ट्रिक बताई थी,
ठीक है। तो आप उस ट्रिक के माध्यम से सारी गैस उसमें इंक्लूड हो गई। तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मेरी पीछे की क्लासेस ज़रूर देखिए, उसकी प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग वहाँ से जाके ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस की मैंने ट्रिक बताई थी, ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक है, इस तरीके से। कहता है कि मीथेन के स्रोतों की चर्चा करते हैं समय। एक शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहता है धान के खेत से मिलती है पालतू पशु, यानी पालतू पशु से मुराद यहाँ पर ये है कि पालतू पशु जब जुगाली करते हैं तो उसके मुंह से मीथेन गैस निकलती है, आर्द्र भूमि से निकलती है, कोयले की खान से निकलती है। कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कोयले की खान से भी निकलती है, आर्द्र भूमि से निकलती है। पालतू पशु का मतलब यहाँ पर ये है कि जब पालतू पशु आपने देखा होगा डेयरी वगैरह पे आप गए होंगे, तो जो पशु होते हैं यानी कि गाय भैंस वगैरह होती हैं, खाने के बाद क्या करती हैं, जुगाली करती हैं, मुँह चलाती रहती हैं, उनके मुँह में कुछ भी नहीं होता है। तो जब वो जुगाली करती हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलती है। यानी कि चारों ऑप्शन आपके ठीक हैं। किस में है आपका, ये आ गया ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएंगे आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैं कई बार ले चुका हूँ। ठीक है, अब तक तो यूट्यूब पे किसी ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है इस बार ये आ जाए, मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 काफ़ी टेक्निकली है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। कहता है कि कक्ष में एक शिक्षक भारी जल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए श्याम पट पर एक आरेख खींचता है। इस तरीके से उसने आरेख खींच दिया ये। ठीक है, फिर कहता है कि निम्न में से कौन सा अक्षर है जो भारी जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है। देखो, भारी जल क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O। रासायनिक फार्मूला होता है बेटा इसका D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम और ऑक्साइड, यानी कि ये ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, किस किस से मिलकर बना है, ड्यूटेरियम यानी कि और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो अब देख लो इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में आपको कॉमन दिखता होगा D। ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन ड्यूटेरियम से मिलकर बना है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। तो देखो जो हमारा D है, ये जो D दिख रहा है हमारा D, ये ऑक्सीजन को भी अपने अंदर ले रहा है। देखो ऑक्सीजन भी इसके अंदर आ गया और ड्यूटेरियम भी इसमें आ गया, यानी कि कॉमन आपका क्या है, D है। तो D वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम से मिलकर बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो ड्यूटेरियम आपका ये हो गया और ऑक्सीजन ये हो गया, और उसके अंदर आपका क्या है, D कॉमन है, तो यानी कि D आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। और कहता है कि एक शिक्षिका परिवार प्रकरण पढ़ाने यानी कि परिवार का टॉपिक पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन भी करती है, और कहती है यानी कि पाती है कि अधिकांश शिक्षार्थी एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार के बीच अंतर को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसका क्या कारण हो सकता है। कहते हैं यदि आप एक टीचर हैं, आपने परिवार का एक टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को, है ना, तत्पश्चात आप देखती हैं कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं कि एकल परिवार में और संयुक्त परिवार में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो बताना है कि इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन कहता है, तो कारण क्या क्या हो सकता है। परिवार जो होता है टॉपिक में, एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार के मध्य अंतर को स्पष्ट करने के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षिका इस विषय के संदर्भ में अपने ज्ञान कौशल का प्रभावी तरीके से प्रयोग करे। तो हमें करना क्या चाहिए, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार के मध्य अंतर स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षिका इस विषय के संदर्भ में अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग प्रभावी रूप से करे, है ना। बच्चों के बीच में उदाहरण प्रस्तुत करे, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक परिवेश से जुड़ी यानी कि उनके समाज से जुड़ी बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाए, इस विषय से अवगत भी कराए। अगर आप टीचर अवगत नहीं करवाएगा बच्चों को, बाहरी जीवन से जोड़कर नहीं पढ़ाएगा, उदाहरण का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो बच्चे और शिक्षिका के बीच में क्या होगा, तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाएगा। और जब तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाएगा तो बच्चे कोई सा भी टॉपिक नहीं समझ पाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, अब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए। कहता है कि वे कक्ष में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। ऐसा नहीं है, व्याख्यात नहीं कर सकी। शिक्षार्थी प्रकरण को सही ढंग से समझने में अभी असमर्थ हैं, बच्चों के बारे में गलत नहीं बोलना है। उस कक्षा में अनुशासनता अधिक रहती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन है आपका कि शिक्षिका ने कक्षा को
जब ये विषय पढ़ाया तब शिक्षार्थियों तथा उसके मध्य तालमेल ठीक से नहीं बैठ सका था, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाए। तभी तो कहते हैं ना, नया टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान जांच लेना चाहिए। जब आप समझ जाएंगे तभी तो आप बच्चों को हैंडल कर पाएंगे ना, किस तरीके को किस बच्चे से पढ़ाना है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। देखो ये भी प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है और हो सकता है आ जाए, ठीक है। कहता है भारत में कितने राज्य हैं, कहता है 22 हैं, 25 हैं, 27 हैं या 28 हैं। तो सभी को पता होगा कि कितने हैं, 28 हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो कितने होंगे, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में तो हमारे 8 हैं, 28 हैं सॉरी। 2019 में जब जम्मू कश्मीर को राज्यों की श्रेणी से हटा दिया गया था तो पहले कितने थे, 29 थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को हटाया गया तो कितने रह गए, 28 रह गए। अच्छा, जो नया निर्मित राज्य है वो कौन सा है, तो नवनिर्मित राज्य कौन सा है आपका, तेलंगाना है। कौन सा, नवनिर्मित राज्य कौन सा है आपका, तेलंगाना है। कब हुआ था इसका निर्माण, 2014 में। किससे अलग हुआ था ये, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अलग किससे हुआ था ये, अलग हुआ था ये आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 जो कि आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कहता है रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। कहता है अफगानिस्तान इंग्लैंड में पाए जाते हैं, बर्लिन राजस्थान में पाए जाते हैं, उज्बेकिस्तान बांग्लादेश में पाए जाते हैं या अबू धाबी अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी से बताता हूँ आप लोगों को, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अबू धाबी यानी कि अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकंडा के जिले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया कि पैमाना 1 सेंटीमीटर = 110 मीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जगह 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाज़ा के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी बताना है। देखो ऐसा होता है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है ना, 15 सेंटीमीटर 15.5 सेंटीमीटर की पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब 1 की वैल्यू दी गई होती है तो अगर मैं कहूँ 1 पेंसिल 2 रुपये की है तो 4 पेंसिल कितने की होंगी, 4 दूनी 8 रुपये की होंगी। तो यही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है तो 15.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 15.5 गुणा 110। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.705 किलोमीटर। ठीक है, देखो किलोमीटर में नहीं होगा आंसर आपका, क्या होगा पहले, चलो मैं उसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, पूरा सॉल्व कर देता हूँ वरना आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर दिया रखा है आपको 110 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि 15.5 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ रहा है तो 15.5 गुणा 110। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 1705 मीटर आ गया। ऑप्शन हमारा किलोमीटर में है क्योंकि 1 किलोमीटर = होता है आपका 1000 मीटर। ठीक है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यानी कि 1705 डिवाइडेड बाई 1000। नीचे 3 0 हैं, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा आपका, हो गया किलोमीटर में, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका तीसरा वाला, ये आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में ज़रूर बताएं वीडियो के कि आपको क्वेश्चन की सीरीज और क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है।